हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फुल कोर्स डिटेल में। वैसे तो ये कोर्स कोड नंबर 8 और कोड नंबर 17 यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर किया गया है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इंडिया का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे कॉमर्स से रिलेटेड तो इससे ज़्यादा लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा, इससे कम लेवल ही पूछा जाएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये 10 चैप्टर्स हमें डिस्कस करने हैं, जिनमें से डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन और कैपिटल बस्टिंग को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में हम लोगों ने लगभग 30 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। कैपिटल बस्टिंग में लगभग 50 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इन सभी चैप्टर्स की वीडियो वाइज क्विज भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो वीडियो देखने के बाद आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट ज़रूर कर लें। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम टोटल 45 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो पूछे गए हैं आपके यूजीसी नेट कोड नंबर 8 और कोड नंबर 17 में। इसके अलावा हम सभी सोर्सेज डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग सभी की हम कॉस्ट निकालना देखेंगे, और जितने भी मेथड होते हैं उन सभी मेथड से हम कॉस्ट निकालना देखेंगे। इसके अलावा जो भी अदर रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, और बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और काफ़ी हाई लेवल का हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, फाइनेंशियल डिसीजन हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन अलग बात है और फाइनेंसिंग डिसीजन अलग बात है। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं उन्हें फाइनेंशियल डिसीजन कहा जाता है, जो कि 3 टाइप्स के हो सकते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इस बात का डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ से हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। और इसके अंदर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो हमें पढ़ना है, और लॉन्ग टर्म में कैपिटल बस्टिंग हम पढ़ते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में कंपनी ये डिसाइड करती है कि डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट भी करें या नहीं करें, करें तो हम कितना करें, या फिर स्टेबल पॉलिसी को फॉलो करें या नहीं करें। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने या नहीं करने से कंपनी के इक्विटी शेयर्स की प्राइस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में देखो, आपको पता है कंपनी को बिजनेस को रन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और पैसा प्राप्त करने के लिए कंपनी के पास काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं। डिबेंचर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, या फिर रिटेन्ड अर्निंग हो सकती है। अब कंपनी को ये पता करना कि इनमें से हम कौन से सोर्स से पैसा कलेक्ट करें, तो इसके लिए देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इन 3 चैप्टर में। कहने का मतलब, इन 3 चैप्टर को यदि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम ये डिसाइड ईजिली कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा सोर्स बेटर रहेगा पैसा कलेक्ट करने के लिए। मेनली 3 कंसीडरेशंस को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहली बात है रिस्क। कहने का मतलब, कंपनी ऐसे सोर्स से पैसा कलेक्ट करना चाहेगी जहां से रिस्क कम हो। आरएसएस नहीं होकर आरसीसी हो जाएगा, और फिर सी से हो जाएगा कॉस्ट। कंपनी देखो वहाँ से पैसा कलेक्ट करेगी जहाँ पर रिस्क कम हो, वहाँ से पैसा कलेक्ट करेगी जहाँ पर कॉस्ट कम हो, और वहाँ से पैसा कलेक्ट करेगी जहाँ पर हमारा कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हो। तो देखो, जो डिबेंचर्स होते हैं वहाँ पर हमारी जो रिस्क है वो हाईएस्ट होती है। जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं वहाँ पर हमारी रिस्क हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट क्यों होती है? मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा और कंपनी की पोजीशन बेकार चल रही है, तो यदि इक्विटी शेयर्स होते तो कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, लेकिन डिबेंचर्स है तो इंटरेस्ट तो भैया देना ही पड़ेगा उनको। तो यहाँ पर रिस्क रहेगी, कंपनी के बंद होने की पोजीशन आ सकती है। तो रिस्क कम किस में होती है? रिस्क कम होती है इक्विटी शेयर में। प्रॉफिट हो तो डिविडेंड दो, प्रॉफिट नहीं हो तो मत दो। जबकि डिबेंचर के केस में रिस्क ज़्यादा होती है, और ज़्यादा मैंने आपको बताया क्यों होती है रिस्क ज़्यादा।
ज़्यादा रिस्क इसलिए होती है क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में आप एक बार समझ लीजिए कि डिबेंचर के केस में कॉस्ट हमारी कम आती है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर तो बस इंटरेस्ट लेंगे लेकर चले जाएंगे, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, उनको रिस्क लगती है, इसलिए वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर में कॉस्ट ज़्यादा होती है। कंट्रोल की बात करें तो डिबेंचर इशू करोगे तो कंट्रोल हमारा डाइल्यूट नहीं होगा। जैसे देखिए कि हमारा इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट के लिए मान लो कि मुझे ज़रूरत है 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है इंस्टीट्यूट के लिए। अब यदि मैं 5 लाख रुपए का लोन ले लेता हूँ बैंक से, तो फिर ओनर मैं अकेला ही रहूँगा या बैंक भी ओनर बन जाएगा, ये बता दीजिए आप मुझे। देखो मैं खुद ही ओनर रहूँगा, अकेला ओनर रहूँगा, तो कहने का मतलब डिबेंचर के केस में क्या होता है, हमारा कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, जो हमारा कंट्रोल है वो बना रहेगा। लेकिन मान लीजिए 5 लाख रुपए के लिए मैं एक पार्टनर रख लेता हूँ बैंक से लोन नहीं लेकर, तो क्या होगा, कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। पहले मैं अकेला ओनर था, अब 2 जने ओनर हो गए, मेरा कंट्रोल 50% हो गया। तो कंपनी जब इक्विटी शेयर इशू करती है तो कंट्रोल क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। जो पहले ओनर हमारे कम थे अब ओनर ज़्यादा हो गए, तो जो एग्जिस्टिंग ओनर्स थे उनका कंट्रोल कम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ से कलेक्ट करें, और पैसा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास ये सभी सोर्सेज है, डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इन सभी में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बेकार बातें हैं। मेनली कंपनी ये 3 फैक्टर्स को ध्यान रखती है, आरसीसी, रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल। आपको ये भी ध्यान रखना है डिबेंचर में रिस्क कम है, डिबेंचर में रिस्क सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट हो या नहीं हो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर में रिस्क सबसे कम है, प्रॉफिट होगा तो दे दो वरना मत दो। अगर हम बात करें कंट्रोल की तो डिबेंचर को इशू करना फ़ायदेमंद है, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, इक्विटी शेयर में कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। बात करें कॉस्ट की तो डिबेंचर में कॉस्ट सबसे कम आती है, इक्विटी शेयर में सबसे ज़्यादा आती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम यही डिसाइड करते हैं कि ये जो चारों चीज़ें हैं ये हम कितनी कितनी रखें, डिबेंचर हम कितने रखें, इक्विटी शेयर कितने रखें, प्रेफरेंस शेयर कितने रखें, रिजर्व एंड सरप्लस कितने रखें। लिवरेज में भी हम यही पता करते हैं। लिवरेज में मेनली हम ये पता करते हैं कि डिबेंचर को काम में लेने से हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो आप समझ ही गए हैं, हम ये पता करते हैं कि इन चारों में से सबसे सस्ता सोर्स कौन सा रहेगा। स्टूडेंट हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है। बड़े एग्जाम हमारे तभी क्लियर हो पाएंगे, और आप लोग टीचिंग फील्ड में हमें केवल एक एग्जाम क्लियर नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है टीचिंग फील्ड में। तो कॉन्सेप्चुअली हम समझेंगे, रटेंगे नहीं बिल्कुल भी मैटर को। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, इनमें से कौन सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मॉडर्न अप्रोच है। और ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, कहने का मतलब एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है द टोटल फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, द सेट टू बी एक्वायर्ड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। तो देखो पहले पॉइंट में ये बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की, टोटल फंड रिक्वायरमेंट। सेकंड में ये बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, द असेट्स टू बी रिक्वायर्ड, एक्वायर्ड। और तीसरे पॉइंट में ये बात कर रहा है डिविडेंड डिसीजन की, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। तो ये तीनों ही पॉइंट हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अप्रोच होती है। तो कहने का मतलब आंसर हमारा 1, 2, 3 आ जाएगा। स्टूडेंट देखो ऐसा तो है नहीं कि ये हमारा एमसीक्यू वीडियो, ये तो बिल्कुल हमारा डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, और हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद एमसीक्यूज देख रहे हैं। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप वीडियो को स्टॉप करके खुद आंसर पता करने की कोशिश कीजिए कि आंसर क्या आएगा, और उसके बाद मेरे आंसर का और एक्सप्लेनेशन का वेट कीजिए। और सेकेंड बात, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते वक्त आप लोग कैलकुलेटर लेकर बैठिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे तो आप मोबाइल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसीजन टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन बिजनेस
विद इन फाइनेंशियल डिसीजन। तो क्वेश्चन हमसे यही जानना चाहता है कि फाइनेंशियल डिसीजन में इनमें से क्या क्या आता है, और ये हमें कोड्स दे रखे हैं। तो देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो आएगा, फाइनेंसिंग भी आएगा, प्राइसिंग नहीं आएगा। प्राइसिंग किस में आएगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट में आएगा, और काफ़ी डिटेल में हमने प्राइसिंग डिसीजन को डिस्कस किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट में, यदि आपको याद हो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ए बी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, होना ये चाहिए कि बिना ऑप्शन देखे ही हमें आंसर पता चल जाए, कम से कम 70% क्वेश्चंस के। तो ए बी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, और बाद में मैं फिर से भी बताऊँगा, क्योंकि सभी चैप्टर को हम एक साथ कंबाइंडली करके पढ़ने वाले हैं। हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, नैरो माइंडेड है, इसमें हम बस प्रॉफिट को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। ये वो शेयर होल्डर है जो बस डिविडेंड पर ध्यान देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिविडेंड मिले। जबकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उसे हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं, और उसका करेक्ट मीनिंग यही है कि इक्विटी शेयर की प्राइस बढ़े। जैसे देखो, रिलायंस के इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू तो केवल 10 रुपये ही है, लेकिन उसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 1800 रुपये के लगभग उसके शेयर की प्राइस चल रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि डिविडेंड से इतना फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा होता है मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ने से। तो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और इसे सुपीरियर ऑब्जेक्टिव माना जाता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव माना जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या होता है। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि यदि आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन है दोनों को सेलेक्ट करने का, तो आप दोनों को सेलेक्ट कर लेना। लेकिन यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों में से एक को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप लोग प्रेफरेंस देना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, क्योंकि यही हमारा बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। आगे आपको और भी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ऑल द अबव। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। इसके अंदर डी मत कर देना। डिबेंचर होल्डर की वेल्थ हम क्यों बढ़ाएंगे, उन्होंने हमें लोन दिया, इंटरेस्ट लो, काम खत्म और पैसा वापस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी हाल डिबेंचर होल्डर जैसा ही है, लेकिन इनको हम थोड़ा सा ज़्यादा डिविडेंड दे देते हैं इन कंपेरिजन टू डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट, क्योंकि इनकी रिस्क ज़्यादा होती है। हमारे मालिक है इक्विटी शेयर होल्डर, इन्हीं पर हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज द प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, बट इट इज नॉट इंक्लूसिव एज गोल एज दैट ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। देखो शुरुआत में तो ये क्या कह रहा था कि प्रॉफिट को ज़्यादा करना प्रॉपर ऑब्जेक्टिव मान लिया जाता है, काफ़ी बार मान लिया जाता है, लेकिन ये इंक्लूसिव ऑब्जेक्टिव नहीं है जितना कि शेयर होल्डर की वेल्थ है। तो बिल्कुल सही बात है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ज़्यादा इंक्लूसिव ऑब्जेक्टिव है इन कंपैरिजन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। रीज़न देखो ये क्या क्या बता रहे हैं, टोटल प्रॉफिट आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज ईपीएस, ईपीएस आर मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट्स, maximization of EPS is not a fully appropriate objective because it does not specify the duration of the expected return। और डी में ये बोल रहे हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ EPS इज नॉट ए फुली अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट डज नॉट स्पेसिफाई द टाइमिंग ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें पहली बात तो ये पता चल गया है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग EPS को ले रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सही तो नहीं है। हम मान सकते हैं कि EPS एक तरीके से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को शो करता है। यदि कंपनी ने 10 रुपये कमाए हैं और कंपनी 4 रुपये डिविडेंड दे रही है, तो ये डिविडेंड देने वाला कॉन्सेप्ट तो एक तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, और 10 रुपये कमाना EPS वाला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। शॉर्ट में हम मान सकते हैं, वैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, केवल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही इसके अंतर्गत नहीं आता है। फिर भी एक बार मान लीजिए कि EPS इज इक्वल टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो हमारा आंसर क्या आएगा,
तो देखो सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा कि ईपीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोटल प्रॉफिट कमाने से। अब स्टूडेंट देखो आंसर तो हमारा बी ही आएगा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों ही सही है। देखो टोटल प्रॉफिट का मतलब है जैसे हमने एक साल में कमाए 1 लाख रुपए कमाए हैं हमने, ये है हमारा टोटल प्रॉफिट। और ईपीएस का मतलब क्या है, मान लीजिए कि टोटल इक्विटी शेयर है 10,000, तो एक शेयर पर हमने कितने रुपए कमाए हैं 10 रुपए, तो ये तो हमारा ईपीएस है। और टोटल 1 लाख रुपए ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो ईपीएस से एक तो देखो टाइमिंग का पता नहीं चलता, हम ये पता नहीं कर सकते कि 10 रुपये एक शेयर पर कमाए हैं तो ये हमने जनवरी में कमाए, फरवरी में कमाए, जबकि 1 लाख से तो पता चलता है कि ये हमने पैसा कब कब कमाया होगा। और ड्यूरेशन का भी पता नहीं चलता कि 10 रुपये हमने कितने टाइम के अंतर्गत कमाए, और 1 लाख रुपए के आगे तो हम साफ साफ लिख देंगे कि ये एक साल में हमने कमाया है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाइज देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सुपीरियरिटी of the wealth maximization over the profit maximization objective of the financial management। हमें सही कोड बताना है, और क्वेश्चन वही है हमारा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा सुपीरियर होता है इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोड हमें इस तरीके से दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट क्वेश्चन देखो ये बोल रहा है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा सुपीरियर होता है इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऐसा क्यों है ये हमें पता करना है। पहला पॉइंट बोल रहा है इट टेक्स इनटू अकाउंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म। तो बिल्कुल सही बात है, यदि शेयर की प्राइस वगैरह बढ़ेगी तो लॉन्ग टर्म में हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। बी में बोल रहा है इट टेक्स केयर ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म लाइक एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेंडिंग मार्केट। ये बात भी सही है, यदि शेयर की प्राइस बढ़ेगी, नेटवर्थ बढ़ेगी, तो हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा और हम हमारे मार्केट को भी ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे और नई नई चीज़ें हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो बिल्कुल ही सही बात है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। तो ये गलत बात है, परफेक्ट कंपटीशन पर बेस्ड नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और सभी लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, बहुत ज़्यादा बायर है, बहुत ज़्यादा सेलर है, सभी को प्रॉपर नॉलेज है, ये सभी चीज़ें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आती है, आप लोगों को पता होगा। और डी में बोल रहा है इट कंसीडर रिस्क अलोंग विद रिटर्न। तो ये भी बात सही है, जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो हम रिस्क को भी कंसीडर करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब देखो स्टूडेंट अभी तक तो हमने केवल बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, एक तरीके से हमने केवल एक तरीके से ट्रेलर ही पढ़ा है। अब हम हमारे मेन चैप्टर पर आते हैं। हमें क्या पढ़ना है आज, हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है, हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहली बात तो हमें कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो हम पढ़ पाएंगे। तो देखो कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है, जो लिखा हुआ है उसको हम बाद में देखेंगे। तो कंपनी को, बिजनेस को रन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और रुपए पैसा कंपनी कहाँ से कलेक्ट कर सकती है, शॉर्ट टर्म फंड से कलेक्ट कर सकती है और लॉन्ग टर्म फंड से कलेक्ट कर सकती है। शॉर्ट टर्म फंड में क्या आ सकता है, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, कैश क्रेडिट, ये सभी चीज़ें। और लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन इस चैप्टर में हमें केवल लॉन्ग टर्म फंड से मतलब है। इस चैप्टर में कैपिटल का हमारा मतलब क्या है, केवल और केवल लॉन्ग टर्म फंड्स, जो शॉर्ट टर्म है उसकी हम बात नहीं करेंगे। और आपको यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगली बात है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। तो देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब आप समझिए, जो मैं लिखता जा रहा हूँ वो आप समझते जाइए। मान लीजिए कि आपको टोटल 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। आप खुद पर लेकर चलना कि आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। एक जगह से तो आपको मिल नहीं रहे थे कहीं से, तो एक जगह से आपने 1 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए, एक जगह से आपने 2 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए, तीसरी जगह से आपने 50,000 रुपये कलेक्ट कर लिए, और एक और चौथी जगह से आपने 50,000 रुपये
और कलेक्ट कर लिए। मान लीजिए कि 1,00,000 रुपये आपने बैंक से ले लिए हैं 8% इंटरेस्ट रेट पर, 2,00,000 रुपये आपने अपने किसी फ्रेंड से ले लिए हैं 4% इंटरेस्ट रेट पर। अच्छा फ्रेंड था आपका, मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं नहीं वैसे। और 50,000 रुपये आपने अपने पेरेंट्स से ले लिए हैं और उन्होंने आपको 0% इंटरेस्ट रेट पर दे दिया है। बाकी के 50,000 रुपये आपके पास खुद के फंड्स थे, ये आपने ले लिए। और ये जो टोटल 5,00,000 रुपये है, ये आप बिजनेस में यूज में लेने वाले हो, नहीं कि आपके डेली एक्सपेंसेज। अब आप मुझे ये बात बताइए, 5,00,000 रुपये आपने कलेक्ट कर लिए और ये सभी आपका इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 1,00,000 रुपये पर आपको 80,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो 2,00,000 रुपये उस पर 40,000 के हिसाब से आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 8,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो 50,000 रुपये उस पर कुछ भी नहीं लग रहा और जो बाकी के 50,000 उस पर कुछ भी नहीं लग रहा। 88,000 रुपये आपकी कॉस्ट आ गई। अब आप क्या कोशिश करोगे कि ये जो 5,00,000 रुपये बिजनेस में लगा रहे हो, इस पर आपको 88,000 से कम कमाने हैं या ज़्यादा कमाने हैं? आप बस इतना सा बता दो मुझे। तो 88,000 से ज़्यादा ही कमाओगे ना। यदि आप कम कमा रहे हो 88,000 से, तो क्या होगा? एक तो पूरी साल आप मेहनत कर रहे हो और उसके बाद में भी लॉस में जाओगे। ज़्यादा कमाओगे तभी तो कम चलेगा। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू, हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई, जो आपकी 8% है, 4% है या फिर 0% है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो 88,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। तो ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। और मैंने आपको ये बताया, ये जो KO आएगा ये क्या काम में आएगा? ये कंपैरिजन करने के काम में आएगा जो आप कमाओगे। आपको इससे ज़्यादा ही कमाना है। यदि आप इससे कम कमाओगे तो लॉस में जाओगे। अब आप एक दूसरी सिचुएशन समझिए। मान लीजिए कि मुझे ज़रूरत है 5,00,000 रुपए की, या अपनी कंपनी को ज़रूरत है 5,00,000 रुपए की, और आप लोग मुझे पैसा प्रोवाइड कर रहे हो। आप एक तरीके से इन्वेस्टर हो, आप एक तरीके से लेंडर हो, पैसे प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप लोगों ने मुझे पैसा प्रोवाइड किया है मान लीजिए 8% इंटरेस्ट रेट पर। तो आप लोगों के लिए ये 8% क्या मायने रखता है? ये 8% क्या है, आप मुझे बताइए। फिर से बोलता हूँ, मैं एक कंपनी हूँ या मुझे ज़रूरत है 5,00,000 रुपए की, आप मुझे 5,00,000 रुपए प्रोवाइड करा रहे हो। आप इन्वेस्टर हो या लेंडर हो, आप मुझे पैसा पूरा 5,00,000 रुपए 8% इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करा रहे हो। तो आपके लिए ये 60% की क्या अहमियत है? देखो, ये 5,00,000 रुपए यदि आप मुझे प्रोवाइड करा दोगे तो आप इस पैसे को बैंक में नहीं रख सकते, FD नहीं करा सकते, वरना बैंक में FD करा देते, या कहीं और नहीं लगा सकते म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि इस 5,00,000 रुपए पर मैं आपको कम से कम इतना इंटरेस्ट दे दूं जितना आप अदर सोर्सेज से कमाते हैं? आप FD से या म्यूचुअल फंड्स वगैरह से, FD पर तो मान लो 5% भी नहीं मिल रहा है आजकल, तो 5% मान लो आपको मिल रहा है FD पर, तो आप क्या उम्मीद करोगे मेरे बिजनेस से 5% से कम पर दे दोगे लोन, या 5% से ज़्यादा पर दोगे? ज़्यादा पर दोगे। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है ये क्या मायने रखती है? ये आपके सेक्रीफाइस को शो करती है कि आपने जो पैसों का सेक्रीफाइस किया है उसके बदले में आपको कुछ मिले। और दूसरी बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शो करती है कि भैया इतना पैसा तो हम कहीं और से कमा लेते हैं, तो कम से कम इतना या इससे ज़्यादा तो हमें दो आप कम से कम। तो अब बिल्कुल आसान से है, अब अपन को बिल्कुल ईजिली स्टूडेंट समझ में आता जाएगा। तो बस आप देखते जाइए, बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आएगा। तो देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब वो रेट हो गई जो पैसे एक्वायर करने के बदले में हमें देनी पड़ रही है। क्या काम में आएगी हमें हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सीधी सी बात है, इस काम में आएगी कि जो हम पैसा कमा रहे हैं, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट, जो हम कमा रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए हमारी कॉस्ट से। शॉर्ट में मैं बोलूँ तो ROI ज़्यादा होना चाहिए हमारी कॉस्ट से। और यदि हम बात करें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके लिए क्या है? जो उसने कैपिटल का सेक्रीफाइस कर दिया है उसके बदले में रिटर्न है। बिना पैसों के उसे रहना पड़ेगा तो बदले में कुछ तो चाहिए उसे। तो हमें ये कोशिश करनी है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरीके से मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बन गई है हमारी। कम से कम इतना तो हमें कमाना ही है।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कह सकते हैं कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट क्यों कहते हैं कि भैया कम से कम इतना पैसा तो हमें कमाना ही है। हर्डल रेट भी इसीलिए कहते हैं और इसीलिए हम मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो वो जो हमारी रेट आ रही थी कि टोटल 88,000 आपको पे करना पड़ रहा था डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, इसको मैं कैलकुलेटर पर सोल्व कर रहा हूँ तो हमारा आंसर आ रहा है 88,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो इक्वल टू हमारा आंसर आ रहा है 17.6%। तो कम से कम 17.6% आपको कमाना पड़ेगा। यदि आप 17.6% नहीं कमाएंगे तो आप लॉस में जाते रहेंगे। तो ये एक तरीके से मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हो गई है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या काम में आएगी, एक तो मैंने बताया ही कि इसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। और क्या काम में आएगी, हमें बेस्ट को कैपिटल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल काम में आएगी। बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास जो भी फंड्स है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेब्ट और रिजर्व एंड सरप्लस, इसका हम कितना कितना प्रपोर्शन रखें। ये कर ले क्या, 50% इक्विटी शेयर, 25% ये, 12.5% ये, 12.5% ये, या फिर डेब्ट को हम ज़्यादा रखें, क्या ऑप्टिमम रहेगा, ये पता करना ही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। और आपको पता ही है ज़्यादा पैसा वहाँ से कलेक्ट करेंगे जिसकी कॉस्ट कम आ रही हो, या फिर अगर हम बात करें तो जिसमें ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम आ रही हो। वैसे तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करवा रहा हूँ बिना कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाए। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो लेवल होता है जहाँ पर हमारी केओ मिनिमम होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर हम पढ़ ही नहीं सकते बिना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। सेकंड बात, डेब्ट पॉलिसी, ये भी वही बात है एक तरीके से, हम लोन लेना या नहीं लेना इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि केडी कितनी आ रही है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट। और तीसरी बात, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। आप बोलोगे कि सर हमने तो कैपिटल बस्टिंग को इतना डिटेल में पढ़ लिया, वहाँ पर तो काम में आया नहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपका आया कैसे नहीं भैया, आपने एनपीवी पढ़ा, एनपीवी में जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आप कैलकुलेट कर रहे थे वो किससे कर रहे थे, आप के रेट से ही तो कर रहे थे। और मैंने बताया था कि ये के रेट भैया केओ है यहाँ पर। और जब हमने आईआरआर पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि आईआरआर को हम कंपेयर किससे करते हैं, के रेट से ही तो करते थे, केओ से। यदि आईआरआर ज़्यादा होती थी केओ से तब तो हम एक्सेप्ट करते थे, वरना रिजेक्ट करते थे। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में भी काम में आता है। तो आपको समझ में आ चुका है कि ये सभी चैप्टर आपस में कनेक्टेड है और इसी तरीके से हमें पढ़ना है। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू द सीओसी इज। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सीओसी क्या है, तो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो दो चीज़ें हैं, एक तो जो उसने सेक्रीफाइस किया है उसके बदले में रिटर्न है, और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि यदि आप मेरे बिजनेस में पैसा नहीं लगाते, मुझे लोन नहीं देते, तो भैया आप फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड या कहीं भी लगाकर वहाँ पर कमा लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट रेट है, मार्केट वैल्यू है, यील्ड ऑफ कैपिटल सेक्रीफाइस है या स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न या प्रॉफिट। अब देखो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो एक तरीके से ट्रेलर है। आप बोलोगे कि आधे घंटे का भी ट्रेलर होता है क्या, बिल्कुल होता है। और इतना समझ में आने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आई होप आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग मुझसे ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि मैं आपको क्वेश्चंस को बस रटवा दूँ या शॉर्ट में कराऊँ। यदि आपको इस बात से समस्या है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कर रहे हैं तो आप लोग मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लगभग 1-1 घंटे के 3 वीडियोज़ रहेंगे। तो 3 पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट को केडी से शो किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को केपी से शो किया जाता है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी और इंटरनल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी क्या होती है, जो भी पैसा हमने
इक्विटी शेयर इशू करके कलेक्ट किया है, जो भी पैसा हमने इक्विटी शेयर इशू करके कलेक्ट किया है वो एक्सटर्नल इक्विटी होती है। चाहे हमने आईपीओ किया हो, चाहे हमने एफपीओ किया हो, और चाहे हमने प्राइवेट इशू किया हो। प्राइवेट इशू में हम केवल जानकारों को शेयर इशू करते हैं, आईपीओ में पब्लिक इशू है लेकिन पहली बार, और एफपीओ में आईपीओ के बाद जब भी हम पब्लिक इशू करेंगे वो एफपीओ होता है, फॉलोइंग पब्लिक इशू। तो जब हम इशू से पैसा कलेक्ट करते हैं वो एक्सटर्नल इक्विटी होती है। और इंटरनल इक्विटी का मतलब जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो हमने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा 100% तो था नहीं, थोड़ा वो डिविडेंड दे दिया और थोड़ा सा पैसा हमने रख लिया, वो रिजर्व एंड सरप्लस है। उसी को हम रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, नाम से ही लग रहा है, ऐसी अर्निंग जो हमने रिटेन्ड कर ली उसी को इंटरनल इक्विटी कहा जाता है। एक्सटर्नल इक्विटी की कॉस्ट को हम के ई कहते हैं और इंटरनल इक्विटी की कॉस्ट को हम के आर कहते हैं। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो है पार्ट नंबर 1, उसमें हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं। ये हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। जो एक्सटर्नल इक्विटी और इंटरनल इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट है उसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे फिर पार्ट 3 में क्या करोगे सर? तो देखो ये भी तो बच गया हमारा, ये सभी इसी के ही तो पार्ट है। आप बोलोगे कि पहले ये पढ़ा दो, ये नहीं पढ़ सकते, पहले हमें ये चारों चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक्सटर्नल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी, और इन चारों का हम टोटल लगा देंगे तब हमारा आएगा WACC। तो जो पार्ट नंबर 3 है वहाँ पर हम WACC को पढ़ेंगे। हमको चाहे 3 घंटे जरूर लग रहे हो यहाँ पर, लेकिन जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा 10 मिनट में इतना शानदार रिवाइज करा दूंगा, आपको लगेगा कि हमने 10 मिनट ही पढ़ा है, 3 घंटे तो पढ़ा ही नहीं है। अब देखो हम इससे पहले कि पढ़ें पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये बताइए कि सबसे कम कॉस्ट इसमें किसकी आएगी, मिनिमम कॉस्ट किसकी आएगी, आप मुझे ये बता दीजिए। केडी की आएगी सबसे कम कॉस्ट। केडी की कम से कम क्यों आएगी? 2 रीज़न है, एक तो हमें डिबेंचर में टैक्स का बेनिफिट मिलता है, दूसरी बात डिबेंचर के केस में रिस्क कम रहती है। यदि आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन दोगे, और ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पर रिस्क नहीं है तो कम में भी काम चल जाएगा। अब खास बात यह है कि जो डिबेंचर है वो रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। यदि आप ये कहना चाहते हो कि हमने तो कहीं पढ़ा था कि 20 साल मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड होता है, इरिडीमेबल नहीं होते हैं, तो वो बात प्रेफरेंस शेयर के लिए है। डिबेंचर हमारे इरिडीमेबल और रिडीमेबल हो सकते हैं, दोनों ही तरीके से हम अलग अलग कॉस्ट को पता करेंगे। प्रेफरेंस शेयर केवल रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल नहीं होते हैं। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 55 ये कहता है कि आप इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करोगे तो सज़ा मिलेगी। लेकिन और जो रिडम्पशन पीरियड है वो मैक्सिमम हो सकता है 20 साल, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में 30 साल हो सकता है। यदि आप ये कह रहे हो कि सर ये फालतू की चीज़ें आप क्यों बता रहे हो, क्वेश्चन आएंगे कंपनी लॉ के, हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं आए लेकिन आएंगे ज़रूर। तो प्रेफरेंस शेयर का मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड 20 साल, लेकिन एक्सेप्शन में 30 साल। एक्सेप्शन कब है? जब हम पैसा इशू कर रहे हैं। क्यों पैसा इशू कर रहे हैं? क्योंकि पैसों की ज़रूरत है। क्या काम में लोगे पैसों को? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाओगे, रोड बनानी है, मेट्रो बनानी है, मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट है, और उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑप्शन देना पड़ेगा कि 21वें साल से 10% प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर देंगे अगर शेयर होल्डर चाहते हैं। तो जिस प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 1 लाख रुपए दिए हैं कंपनी को, कंपनी उसे 21वें साल पूछेगी कि भैया 10,000 रुपये चाहिए तो अभी दे सकते हैं, और नहीं चाहिए तो बाद में ले लेना। तो ये ऑप्शन भी देना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो 30 साल हो जाएगा। सेक्शन हमारा 55 है। लेकिन एक बात और, कैपिटल बस्टिंग में मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन COC के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो आपको कह सकता है कि हमारे प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल है, तो आपको UGC पर केस नहीं करना है, उस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। सोचना ही नहीं है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहाँ से आ गए जब होते ही नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, फॉरेन के क्वेश्चन उठा लेते हैं और फॉरेन में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो अब हम
पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो केडी होता है हमारा वो जनरली केई से कम आता है। कम क्यों आता है? पहली बात तो हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। देखो आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट माइनस कर दोगे डिबेंचर होल्डर का, तब हमारा क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। उसके बाद में टैक्स घटता है। आप मुझे एक बात बताइए कि यदि हम इस वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगाते हैं तो टैक्स ज़्यादा आता, या इस वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगाएंगे तो ज़्यादा आएगा? कौन से वाले प्रॉफिट पर टैक्स ज़्यादा आएगा? सीधी सी बात है, पहले वाले पर आएगा ना टैक्स ज़्यादा, और यहाँ पर हमारा टैक्स कम आएगा। तो इंटरेस्ट के कारण नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? इंटरेस्ट के कारण टैक्स में फ़ायदा हो रहा है। वैसे तो इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, लेकिन टैक्स में तो फ़ायदा हो रहा है ना। एक तो जैसे मान लो कि प्रॉफिट था हमारा 1,00,000 रुपए का, इंटरेस्ट हमने पे कर दिया 20,000 रुपये, प्रॉफिट बचा हमारा 80,000 रुपये। अब एक तो 80,000 का 30% निकालो तो टैक्स लग रहा है हमारा 24,000, और इसका 30% निकालते तो टैक्स लगता हमारा 30,000, तो 6,000 का फ़ायदा हो गया ना। और इसके बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होता है, और इसके बाद में इक्विटी डिविडेंड लेस होता है। तो आपको पता चल गया होगा प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड में टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है और डिबेंचर में मिलता है, तो वो हमें फ़ायदा हो गया। कहने का मतलब ये जो 20,000 रुपये का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये नुकसान हमारा 20,000 नहीं होकर ये जो 6,000 का टैक्स का फ़ायदा हो गया ना, 30,000 के बजाय 24,000 ही लग रहे हैं। तो 20,000 का इंटरेस्ट नहीं लगकर आप ये मानकर चलो कि 14,000 का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, क्योंकि पैसे का नहीं जाना भी तो पैसे का आना है। समझ गए ना आप मेरी बात, कि 20,000 का इंटरेस्ट इफेक्टिवली तो केवल 14,000 का ही इंटरेस्ट है, लेकिन डिविडेंड के केस में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये पहला रीज़न आपको समझ में आ गया है कि केडी केई से क्यों कम होता है, क्योंकि टैक्स का बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात, रिस्क वाली बात समझिए। मान लीजिए कि मैं सट्टा लगाता हूँ मैच वगैरह में, बस यही काम है मेरा और कुछ काम नहीं है। अब आप मुझे लोन दोगे। दूसरी सिचुएशन ये मान लीजिए कि मैं बिल्कुल बस ये एजुकेशन फील्ड में है हम, तब आप मुझे लोन दे रहे हो, तो ज़्यादा इंटरेस्ट आप कब चार्ज करोगे मुझसे, ये बताइए। पहले वाले पोजीशन में आप मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करोगे, क्योंकि आपको लगता है पैसा डूब जाएगा सट्टे वगैरह में और मैं भाग जाऊंगा, विजय माल्या बन जाऊंगा। तो जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होती है वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और कंपनी के केस में डिबेंचर में ये रिस्क क्या होती है? कम होती है। और इक्विटी शेयर में रिस्क हाईएस्ट होती है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि कंपनी बंद हो गई, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, यदि कंपनी बंद हो गई, तो सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब है जिन्होंने हमें लोन दिया था और कुछ ना कुछ हमारे पास गिरवी रखा दिया, उनको पहले पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद में अनसिक्योर्ड वालों को पेमेंट होता है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट होता है, उसके बाद में इक्विटी वालों को पेमेंट होता है। कहने का मतलब सिक्योर्ड वालों को पेमेंट करने के बाद में यदि पैसा नहीं बचा तो इन लोगों का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये लोग बस घर पर बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी ने सिक्योर्ड वालों को कर दिया और पैसा बचा हुआ है, तो अनसिक्योर्ड वाले और ले लेंगे, पैसा खत्म। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर कुछ नहीं मिलेगा। और पैसा बचा हुआ था, प्रेफरेंस वालों को कर दो, इक्विटी वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारा पैसा बचा हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा का पूरा दे देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कंपनी को दिए थे 10 रुपये और वापस मिल जाए मुझे 1,00,000 रुपये। तो इक्विटी वालों में रिस्क है, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जबकि डिबेंचर वगैरह में, लोन वगैरह में हमारे पास रिस्क नहीं है, जितना हमने पे किया उतना ही हमें मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, डेप्ट फाइनेंसिंग इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डेप्ट होता है वो चीपर होता है अदर सोर्सेज से। ऐसा क्यों होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण होता है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण होता है क्या? टैक्स डिडक्टिबिलिटी के कारण होता है क्या? डिविडेंड आर नॉट पेबल टू लेंडर के कारण होता है क्या? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन आपसे बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। एक बार हमें टाइम लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, फिर आप जो भी एग्जाम दोगे बिल्कुल इजीली आपसे क्वेश्चन होंगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। मैंने आपको बोला हुआ है जब भी क्वेश्चन सामने आए वीडियो को स्टॉप करके आप लोग सोचते जाइए तो ज़्यादा बढ़िया आपको लगेगा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही तो है। आप बोलोगे उससे फर्म की वैल्यू कहाँ पता चल रही है, वो भैया कैपिटल स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी कहानी। सेकंड बात है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड हैव ए स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटेड टू दैट सोर्स ओनली। ये बात भी बिल्कुल सही बात है, जो भी फंड हम एक्वायर करेंगे उसकी स्पेसिफिक कॉस्ट तो आएगी ना, डिबेंचर की आएगी, प्रेफरेंस शेयर की, इक्विटी की, रिजर्व्स एंड सरप्लस की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट कॉम्प्राइज एनी रिस्क प्रीमियम, तो ये तो गलत बात है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिस्क तो होती है, इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है इसलिए कॉस्ट ज़्यादा है, डिबेंचर में रिस्क कम है तो कॉस्ट कम है। और डी में ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिक डेटा फॉर एनपीवी, ये भी सही बात है। एनपीवी आप निकाल ही नहीं सकते यदि सीओसी वाली रेट आपको नहीं दी जाए। तो नॉट करेक्ट अपन से पूछा था और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। बिल्कुल सही बात है, इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है ना डेप्ट से। और रीजन मैंने आपको बताए थे, 2 रीजन होते हैं, आपको याद होंगे। इक्विटी शेयर्स आर नॉट इजीली सेलेबल, तो गलत बात है ना। इक्विटी शेयर को आप दिन में 50 बार बेचो, 50 बार खरीदो। यदि आप शेयर वगैरह में थोड़ा बहुत भी डील करते हैं तो आपको पता होगा। इक्विटी शेयर डू नॉट प्रोवाइड द फिक्स्ड डिविडेंड रेट, तो ये बात तो सही है कि इक्विटी शेयर पर फिक्स्ड डिविडेंड रेट नहीं होता, बात सही है। तो एक बार अपन इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। जनरली द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, तो ये तो गलत बात है, फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है और फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से। इक्विटी शेयर है हाई रिस्क, ये बात सही है। तो अगर हम बात करें बी और डी की तो ज़्यादा सही आपको क्या लग रहा है, डी वाला हमें ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट। तो स्टूडेंट देखो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको कि देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यदि आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि एक सेकंड रुकिए, मैंने आपको ये बताया था, देखिए वहीं पर बता देता हूँ। क्वेश्चन था हमारा ये वाला, मैंने आपको ये बताया था कि जो केडी होती है वो केई से कम होती है। लेकिन आप तो इस बात का मतलब ये निकालोगे कि इक्विटी शेयर तो कम से कम रखो और डिबेंचर ज़्यादा से ज़्यादा रखो, मतलब खुद का पैसा तो लगाओ मत, लोन लगाते जाओ, लोन लेते जाओ, क्योंकि लोन तो हमें सस्ता मिलेगा। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है, यदि आप लोन लेते जाओगे तो रिस्क बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। एक तो मान लो मैंने खुद का पैसा लगा रखा है बिजनेस में, और एक मैंने पहले से ही बहुत सारा लोन लिया हुआ है, लोन में मैं डूबा हुआ हूँ, विजय माल्या या अदर लोगों के जैसे, नीरव मोदी के जैसे। तो क्या होगा यदि मैं पहले से ही डूबा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, तो देखो केई भी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब यदि आप डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाओगे ना तो हमारी केई भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिस्क बढ़ेगी तो शेयर होल्डर भी महंगी इंटरेस्ट रेट पर पैसा देंगे। दूसरी बात, यदि आप डेप्ट बढ़ाते जाओगे तो जो नया लोन है हमारा, वो नया लोन महंगा मिलेगा। जब विजय माल्या के पास लोन नहीं थे तब उसको सस्ती रेट पर मिला होगा, लेकिन अब लोन लेने जाएगा तो सभी को उसके बारे में पता है, अब लोन उसे महंगा मिलेगा। तो जब हम डेप्ट बढ़ाते जाते हैं ना तो इसका लॉस होता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में मैं आपको यही तो बताऊंगा कि डेप्ट कब तक बढ़ाना बढ़िया है। ये नहीं कि आप केवल इतना सा याद कर लो कि केडी तो कम होती है केई से, केडी तो कम होती है केई से, और आप बस डिबेंचर खरीदते जाओ और खुद का पैसा लगाओ मत, डिबेंचर के बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यदि आप डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाते हो तो उससे क्या क्या हो सकता है ये हमें बताना है। पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि पीई रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। पीई रेशियो की फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ऊपर तो क्या आएगा? प्राइस आएगी और नीचे क्या आएगा? अर्निंग आएगा।
बस यही हमारा रेशियो होता है। प्राइस किसकी आएगी, इक्विटी शेयर की आएगी। मतलब ऊपर तो हमें एमपीएस ले लेना है और नीचे हमें ईपीएस ले लेना है। तो डेप्ट बढ़ाने से इन दोनों पर तो कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता, एमपीएस और ईपीएस पर। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी वुड डिक्रीज। ये बात डायरेक्टली बिल्कुल सही नहीं हो सकती। मतलब कंपनी का आरओआई थोड़ी कम हो सकता है यदि हम डिबेंचर से पैसा कलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली तो आरओआई हमारा कम नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट बोल रहा है टैक्स शीट वुड नॉट बी अवेलेबल ऑन न्यू डेट। बिल्कुल ही गलत बात है। देखो डिबेंचर पर जो हमारा इंटरेस्ट है उसका टैक्स बेनिफिट तो हमें मिलेगा ही ना। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये तो आपको पता ही है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसका जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 36 सबसेक्शन 1, उसके अंदर काफ़ी सारे टैक्स डिडक्शन हमें मिलते हैं बिजनेस के लिए जो खर्चे किए जाते हैं। उन्हीं में से एक पॉइंट है यदि हमने इंटरेस्ट पे किया है बिजनेस लोन पर तो उसका हमें डिडक्शन मिलेगा। और इस पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि बिजनेस लोन नया है या पुराना है। ये बोल रहा है कि नया जो डेप्ट रहेगा ना उस पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे नहीं, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 अलाउ करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। ये बोल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर वुड डिमांड हायर रिटर्न। ये बात सही है क्योंकि रिस्क बढ़ गई। पहले से ही मैंने बहुत सारा लोन ले रखा है, अब आप शेयर खरीदोगे तो आप ये मानकर खरीदोगे कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा तभी हम खरीदेंगे। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये चारों चीज़ें हमें पढ़नी थी और अभी तक मैंने तुम्हें केवल बेसिक पढ़ा है, कैलकुलेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें आज ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेप्ट पढ़ रहे हैं, पहले हम इरेडीमेबल डिबेंचर पढ़ेंगे, फिर रिडीमेबल डिबेंचर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले इरेडीमेबल डिबेंचर पढ़ रहे हैं। इरेडीमेबल डिबेंचर को ही हम परपेचुअल डिबेंचर भी कहते हैं। मतलब आपको पता ही है कि हमने लोन लिया है और जो मेन अमाउंट है उसका पैसा हम कभी भी रिटर्न नहीं करेंगे। बस हम जब कंपनी बंद हो जाएगी, लिक्विडेशन होगा, तब हम हमारी प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करेंगे, वरना हर साल हम इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। अब देखो तरीका क्या होगा, बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा केडी निकालने का। अब देखो क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल हम देखते हैं, इजीली आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। कोशिश हमें पूरी करनी है, रटना नहीं है और मैं आपको रटने भी नहीं दूंगा। यदि आप रटना चाहते हैं तो आपको इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको अलग से एक चैनल सजेस्ट कर दूंगा जहाँ से आपको बिल्कुल रटने को मिलेगा शॉर्ट में। देखो एग्जाम्पल क्या है, ओनली कॉमर्स लिमिटेड इशूड 10% 1 लाख इरिडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच। टैक्स रेट इज 30%, कैलकुलेट द केडी। जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। 1 लाख क्या है, डिबेंचर है या अमाउंट है? 1 लाख तो डिबेंचर है। और एक डिबेंचर कितने रुपए का है? एक डिबेंचर है हमारा 10 रुपये का। उसे कंपनी ने कितने रुपए पर इशू किया है? 12 रुपये पर इशू किया है, क्योंकि प्रीमियम कितना है? 2 रुपये। तो टोटल कंपनी ने कितने रुपए पर इशू किया है? 12 लाख रुपए पर इशू किया है। ये हमारी इशू वैल्यू हो चुकी है। और यदि हम बात करें फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 1 लाख इंटू 10, तो 10 लाख रुपए हमारी फेस वैल्यू हो गई। यदि हम बात करें इंटरेस्ट की, तो ये बताओ इंटरेस्ट रेट कितनी दे रखी है हमें? 10% दे रखी है। अब आप ये बताओ 10% किस पर लगाऊं? 12 लाख पर लगाऊं या 10 लाख पर लगाऊं? 10 लाख पर हमें लगाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। ये ध्यान रखना, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे डिविडेंड हो, फेस वैल्यू पर ही लगेगा। लेकिन यदि हमने 8 रुपये ही मांगे होते हैं तो 8 रुपये पर ही लगता। यदि हमने 9 रुपये पर, ये देख लीजिए एक बार, यदि हमने 10 रुपये मतलब शेयर हमने इशू किया, 12 रुपये पर इशू किया है और फुल्ली पेड अप है शेयर, तो इंटरेस्ट किस पर निकालोगे? 10 रुपये पर। यदि हमने शेयर इशू किया है 10 रुपये पर, फुल्ली पेड अप है तो भी 10 पर। शेयर इशू किया है 9 रुपये पर और फुल्ली पेड अप है तो भी 10 पर ही निकालना है, 9 पर नहीं निकालना है। लेकिन यदि 12 पर इशू किया था और पेड अप अमाउंट 8 है तो 8 पर ही अपन को इंटरेस्ट निकालना है। और इन 8 रुपये में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इन 8 में भी 2 रुपये प्रीमियम का है, तो 6 रुपये पर ही अपन को इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा। कहने का मतलब फेस वैल्यू या कॉल्ड अप एंड पेड अप विच एवर इज लोअर, उस पर हमें मिलता है। तो 1 लाख यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट आ गया है। अब हम
निकालते हैं हमारा क्वेश्चन। तो देखो कैसे निकलेगा। इंटरेस्ट हमारा कितना है, 1 लाख है। 1 लाख पर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, टैक्स का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। टैक्स का डिडक्शन कितना है, 30%। कितने रुपए बचे भैया, 70,000 रुपये बचे। 70,000 रुपये में मैं किसका भाग दे दूं, नेट प्रोसीड का। नेट प्रोसीड हमारी कितनी है, कितने रुपए हमारे पास आए थे, 12 लाख रुपए हमारे पास आए थे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 70,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख। तो इसको मैं कैलकुलेटर पर सोल्व कर रहा हूँ। 70,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.83। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है। मतलब पैसे हमने 12 लाख रुपए कलेक्ट किए हैं ना, 10 लाख रुपए थोड़ी आए हैं। तो 12 लाख रुपए पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 70,000 रुपये। वैसे तो 1 लाख पे करना पड़ रहा था, लेकिन 30,000 का बेनिफिट हमें हो चुका है। तो मैंने देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा है, इंटरेस्ट में से आप टैक्स माइनस कर देना, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। नेट प्रोसीड का मतलब क्या हुआ, जो इशू प्राइस है वो हमें लेनी है, लेकिन इसमें भी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट हो ना, वो आप माइनस कर देना। जैसे हमारे वाले क्वेश्चन में 12 लाख रुपए थी इशू प्राइस, यदि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट हो, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन हो या ब्रोकरेज हो या फिर प्रोस्पेक्टस के खर्चे हो, मान लो 1 लाख रुपए के खर्चे हैं, तो वो आप माइनस कर देना, तब हम 11 लाख रुपए ही लेते हैं नीचे। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारी बात थी इरिडीमेबल डिबेंचर्स की। अब हम बात करते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स की। तो बिल्कुल अच्छे से समझिए, वही हमारा एग्जाम्पल है, डायरेक्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। तो डिबेंचर्स हमारे कितने हैं, 1 लाख डिबेंचर है। एक डिबेंचर कितने रुपए का है, 10 रुपये का है। कितने रुपए पर हमने इशू किया है, 12 रुपये पर हमने इशू किया है। तो कहने का मतलब 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए हमारी क्या हो चुकी है, 12 लाख रुपए है हमारी इशू प्राइस। यदि फेस वैल्यू की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट हमें कितनी दी गई है, 10%। तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। रिडम्शन वैल्यू भी हमें दी है क्या, बिल्कुल दी है। क्या बोल रहे हैं, 5 रुपये प्रीमियम पर रिडम्शन करेंगे, तो 15 लाख रुपए पर हम रिडम्शन करेंगे। टैक्स रेट हमें कितनी दी है, 30%। तो बिल्कुल आसान से है हमारा तरीका। देखो कंपनी को नुकसान कितना हो रहा है, कॉस्ट का मतलब नुकसान ही तो हुआ ना एक तरीके से। तो नुकसान कितना हो रहा है, देखो 1 लाख रुपए का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ही बता दो। 1 साल की कॉस्ट पूछ रहा हूँ इन डिबेंचर के लिए, 1 साल की कॉस्ट कितनी आएगी, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ। यदि आपका दिमाग इसमें लग रहा है या ये जो नीचे लिख रहा है इसमें लग रहा है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो लिख रहा हूँ वो। 1 साल की कॉस्ट पूछ रहा हूँ कितनी आएगी, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट अपन को पे करना पड़ेगा, लेकिन टैक्स का बेनिफिट मिलेगा ना कितना, 30%। तो 30,000 का बेनिफिट मिल जाएगा, 30,000 रुपये का। अगली बात, और भी कोई कॉस्ट आ रही है कि आप बोलोगे और तो कोई कॉस्ट नहीं आ रही, बस यही आ रही है। देखो आ रही है, देखो 12 लाख रुपए आए हैं हमारे पास, 12 लाख रुपए ही आए ना जेब में, और बाद में जब हम वापस करेंगे 5 साल बाद में कितने करने पड़ेंगे, 15 लाख रुपए। जेब में तो आए 12 लाख, लेकिन वापस करने पड़ेंगे 15 लाख। तो नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल नुकसान ही तो हो रहा है। 15 लाख माइनस 12 लाख, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 3 लाख रुपए का नुकसान 1 साल में हो रहा है या 5 साल में हो रहा है, 5 साल में हो रहा है ना। 5 साल बाद में पैसा वापस करना है हमें, ये लिखा हुआ होगा ना यहाँ पर 5 साल, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो देखो 5 साल बाद में पैसा रिटर्न करना है, तो 1 साल में कितना नुकसान हो रहा है, ये जो 3 लाख है, 3 लाख तो 5 साल के हैं, तो 1 साल के कितने हो गए, 1 साल के हो गए 60,000 रुपये। तो 70,000 रुपये का नुकसान तो वो इंटरेस्ट वाला हो गया, और जो 60,000 है, 60,000 ही आएगा ना, बिल्कुल 60,000 ही आएगा। टोटल नुकसान कितने रुपए का हो गया, 1,30,000 रुपये का नुकसान हो गया। कितने रुपए पर हो गया, देखो 12 लाख तो वो नेट प्रोसीड थी, और यहाँ पर हमें एवरेज प्राइस लेनी पड़ेगी। 15 लाख रुपए हमारी रिडम्पशन प्राइस है, डिवाइडेड बाय 2, दोनों का टोटल कितना होता है, 15 और 12 27, 27 का आधा कितना होता है, 13.5। तो कहने का मतलब 1,30,000 रुपये का नुकसान कितने पर हो रहा है, हमें 13,50,000 रुपये पर हो रहा है। इसको मैं कैलकुलेटर पर सोल्व कर लेता हूँ कि कितना आ रहा है। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, 1,30,000 डिवाइडेड बाई 13,50,000 इंटू 100, 9.62 आंसर आ रहा है मेरा। तो यहाँ पर भी यही आ रहा है 9.62, राउंड फिगर में करोगे तो 9.63 आ जाएगा। फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत है क्या। देखो
एक बार फिर से बता देता हूँ, 1 लाख डिबेंचर थे, 12 रुपये पर इशू कर रहे थे, तो 12 लाख रुपए टोटल हमारी क्या हो गई थी इशू प्राइस। फेस वैल्यू कितनी हो गई थी 10 लाख, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 लाख, 10 लाख का 10% हमने निकाला है। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 15 लाख, 15 रुपये प्रीमियम पर हम रिडम्पशन करेंगे। मैंने आपसे ये पूछा था 1 साल की कॉस्ट कितनी आ रही है, तो 1 लाख रुपए हमारा इंटरेस्ट था या नहीं था, बिल्कुल था, 1 साल का ही था ना, ये बिल्कुल 1 साल का था। 30,000 रुपये हमारा टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, 30% टैक्स क्रेडिट, खुद क्वेश्चन ही बोल रहे हैं। तो 30,000 मैंने इसमें से माइनस कर दिए, फ़ायदा ही तो हो रहा है। बचे कितने 70,000, ये 70,000 मैंने यहाँ पर लिख दिए। और क्या नुकसान हो रहा है, देखो जेब में आए 12 लाख और रिडम्पशन करेंगे 15 लाख पर, 3 लाख का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 1 साल का नुकसान है 5 साल का, 5 साल का नुकसान है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख कितना होता है 60,000 होता है। वैसे मेरी मैथ कमज़ोर है इसलिए मैं कैलकुलेटर काम में लेता हूँ। आप लोगों को कैलकुलेटर काम में लेना है, सोचना नहीं है कि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं है, आप लोग यहाँ पर ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए आँख बंद करके। तो टोटल कितना नुकसान हो गया 1 साल का, 1,30,000 रुपये का नुकसान हो गया। 1,30,000 रुपये का नुकसान कितने रुपए पर हुआ, देखो पहले तो हम नेट प्रोसीड लेते थे, लेकिन यहाँ पर नेट प्रोसीड नहीं लेकर हम एवरेज प्राइस लेंगे। तो 12 लाख तो हमारी इशू प्राइस, 15 लाख रिडम्पशन प्राइस, दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है, लाइफ से डिवाइड मत कर देना, 5 से डिवाइड मत कर देना। तो दोनों का टोटल करके 12 और 15 27, 27 का था 13.5, तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई 13,50,000 इंटू 100, हमारा आंसर आ गया था 9.63। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इंटरेस्ट में से हमें टैक्स घटा देना है, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय n, और इसका हमें टोटल कर देना है, और यहाँ पर इस तरीके से हमें एवरेज प्राइस लेनी है। पिछले वाले में ऐसा क्यों नहीं किया था, तो पिछले वाले में तो हमें केवल इतना सा ही लेना था क्योंकि रिडम्पशन प्राइस तो थी नहीं ना, और नीचे भी नेट प्रोसीड ही लेनी थी क्योंकि रिडम्पशन प्राइस हमारी थी ही नहीं। अब मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है रिडीमेबल शेयर वाले में, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, देखो इंटरेस्ट माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय n। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसमें हमने टैक्स का बेनिफिट दे दिया, इसमें हमने टैक्स का बेनिफिट क्यों नहीं दिया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। क्वेश्चन समझ गए आप मेरा कि नहीं समझे। वो जो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट था उसमें से 30,000 हमने माइनस किए थे, लेकिन वो जो हमने किया था ना 15 लाख माइनस 12 लाख, वो जो 3 लाख आए थे, फिर डिवाइडेड बाय हमने 5 बराबर 60,000 किया था, उस पर टैक्स का बेनिफिट क्यों नहीं दिया। उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 वो हमें अलाउ करेगा ही नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत उसका भी हमें बेनिफिट मिलता है। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो, लेकिन मुझे पता है आपका लेवल बहुत ज़्यादा शानदार है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज करने वाली बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। बिल्कुल कन्फ्यूज करने वाली बात बता रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, मैं मानकर चल रहा हूँ। कुछ टीचर क्या करते हैं, देखो वो जो इरिडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर वाला है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं आएगा, जो मैंने बताया वैसे कर लेना। लेकिन जो इरिडीमेबल डिबेंचर है ना, उसमें हो सकता है मैंने जो बताया वो आंसर अलग आ रहा है और दूसरी बुक में आंसर अलग दे रखा है, या हो सकता है आपके एग्जाम में भी जो मैंने बताया उससे आंसर नहीं आए। क्यों नहीं आए, मैंने जो तरीका बताया उससे तो आपको निकालना आता ही है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला जो 60,000 है ना, इस पर भी टैक्स का बेनिफिट दे देते हैं, इसलिए उनका आंसर अलग आ जाता है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, पहले तो मेरा वाला तरीका लगा कर देखना है, मतलब कहने का मतलब ये 60,000 पर टैक्स का बेनिफिट मत देना, तो आपका आंसर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, आपकी किस्मत बढ़िया है। लेकिन अगर आपका आंसर नहीं आए तो ये दूसरा वाला तरीका भी लगा कर देख लेना, इस 60,000 पर भी आप टैक्स का बेनिफिट दे देना। कहने का मतलब फिर तो डायरेक्ट ही कर लेना ना, 1 लाख प्लस 60,000 माइनस 30% कर लेना एक साथ ही, तो वो भी करके देख लेना, जिससे आंसर आए वो आप कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया है। अब एक नेक्स्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हमने क्या काम में लिया था, नेट प्रोसीड काम में लिया था, मार्केट प्राइस काम में नहीं ली ना। तो मार्केट प्राइस काम में क्यों नहीं ली, क्योंकि हम डिबेंचर की बात कर रहे हैं, और डिबेंचर में मार्केट प्राइस चेंज होती नहीं है, वही रहती है, क्योंकि मार्केट प्राइस क्यों बढ़े। तो नेट प्रोसीड ही हम काम में लेते हैं, मार्केट प्राइस काम में नहीं लेते हैं। दूसरी बात, हमने नया इशू किया था
डिबेंचर का। अब जब हम नया इशू कर रहे हैं तो वहाँ पर मार्केट प्राइस तो हो ही नहीं सकती, मार्केट प्राइस तो केवल ओल्ड वाले में हो सकती है जब पुराने डिबेंचर हो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको क्वेश्चन में डिबेंचर की मार्केट प्राइस यदि दे रखी है ना, तो आप लोग मार्केट प्राइस कम में ले लेना, नेट प्रोसीड कम में मत लेना। चाहे वो पहले वाला तरीका हो, कहने का मतलब ये वाला हो, तो यहाँ पर भी आपको मार्केट प्राइस कम में लेनी है और यहाँ पर भी आपको मार्केट प्राइस कम में लेनी है, यहाँ पर भी आपको मार्केट प्राइस कम में लेनी है। ऐसा आप कब करोगे? जब आपको मार्केट प्राइस दे दी हो। आप बोलोगे डिबेंचर की केस में मार्केट प्राइस होती नहीं है तो क्यों हो रहा है? कुछ सिचुएशन में हो जाती है, कंपनी डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर देती है बहुत ज़्यादा, तो मार्केट प्राइस वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, मार्केट प्राइस दे दे तो मार्केट प्राइस कम में लेनी है, वरना नेट प्रोसीड कम में ले लेना। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट रेट हम कम में लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है इंटरेस्ट, एक दे रखा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दोनों में से क्या काम में लोगे? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट काम में लेना, तब आप इंटरेस्ट भूल जाना। और यदि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो नॉर्मल वाला इंटरेस्ट काम में ले लेना। आप बोलोगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये IRR होता है। IRR हमने पढ़ाई है, वो रेट होती है जहाँ पर PV ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू PV ऑफ इनफ्लो। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किसी में भी दी नहीं गई है, तो आपको ये इंटरेस्ट ही काम में लेना है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान से है और कैलकुलेटर लेकर बैठोगे तो मुझे बढ़िया लगेगा। यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता कि बस बैठ जाओ और चीज़ों को याद कर लो। ए कंपनी हैज़ इशूड 10% परपेचुअल डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 1 lakh at 5% प्रीमियम। इफ़ द टैक्स रेट इज़ 30% देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट विल बी। एक तो बात आप ये ध्यान से देख लेना कि ये रुपीज़ 1 लाख दे रखा है या 1 लाख डिबेंचर दे रखे हैं। तो हमें फेस वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपए हमें फेस वैल्यू दे रखी है। और इशू प्राइस हमें कितनी दे रखी है? इशू वैल्यू ये दे रखी है 1,05,000, क्योंकि 5% प्रीमियम है, 1 लाख में 5,000 आप जोड़ देना। और इंटरेस्ट रेट हमें कितनी दे रखी है? इंटरेस्ट रेट हमें दे रखी है 10%। 10% के हिसाब से इंटरेस्ट किस पर कितना आ जाएगा? 1 लाख पर लगाओगे, 1,05,000 पर 1 लाख पर लगाएंगे ना तो 10,000 रुपये आ जाएगा। और टैक्स हमारा कितना आ जाएगा? टैक्स हमारा आ जाएगा बिल्कुल 10,000 का 30% 3,000 हमारा आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे? तो वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट हमारा कितना है? 1 लाख, इसमें से 30,000 का हमें फ़ायदा हो ही रहा है, सॉरी 10,000 है, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। 10,000 हमारा क्या था? इंटरेस्ट, और 3,000 रुपये का हमारा टैक्स हो गया। परपेचुअल है तो और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और नीचे हम क्या ले लेंगे? वही नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड हमारी कितनी थी? 1,05,000। तो इसको मैं कैलकुलेटर पर सोल्व कर लेता हूँ कि कितना आंसर आ रहा है हमारा। 7,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000 इंटू 100, आंसर हमारा आ जाएगा 6.66%। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमें फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई होती तो इस इशू प्राइस में से हम कम करते, यदि हमें मार्केट वैल्यू दी होती तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय हम मार्केट प्राइस कर देते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए कंपनी रेजेज बाय इशू ऑफ 1,000। अब आप ये देख लो, ये 1,000 रुपीज़ है या संख्या है? ये संख्या है। 1,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, 2% डिस्काउंट पर इशू किया है। 100 रुपये का डिवेंचर है, 98 में इशू किया है। डिवेंचर कितने हैं हमारे? 1,000। एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपये का। कितने पर इशू किया है? 98 पर इशू किया है। कहने का मतलब हमारी फेस वैल्यू तो कितनी हो गई? 1 लाख रुपए हो गई है। और हमारी जो इशू वैल्यू है वो कितनी हो गई है? 98,000। मैं टोटल शेयर के हिसाब से कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक शेयर की प्राइस के हिसाब से भी कर सकते हो, तब हमारा पॉइंटों में आएगी, पॉइंटों में चीज़ें चलेगी। तो जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हो, जिससे आप जल्दी आंसर निकाल पाओ। आगे ये बोल रहे हैं रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद में रिडम्पशन होगा। ये तो बताया ही नहीं कि रिडम्पशन कौन सी प्राइस पर करोगे, तो क्या मानोगे? पार पर हम मान लेंगे। तो रिडम्पशन वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1 लाख ही हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ भी बोल ही नहीं रहा। और टैक्स रेट हमें कितनी दी गई है? 40% दी गई है। और वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KD हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, आप लोगों को याद भी नहीं करना है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 लाख का 10%, कितना आ गया इंटरेस्ट हमारा? 10,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ गया। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? टैक्स। टैक्स हमारा कितना है?
40%, 40% 10,000 का निकालूँ तो कितना आएगा 4,000 रुपये। ये हमारा टैक्स हो गया। अब इसमें कुछ जोड़ना है। देखो पैसे हमारे पास कितने आए हैं, पैसे हमारे पास आए हैं 98,000, 98,000 ही तो आए हैं हमारे पास। और उनको देने कितने पड़ेंगे, उनको फिर से लिखता हूँ। देखो पैसे उनको देने तो कितने पड़ेंगे 1,00,000 रुपए, क्योंकि पार वैल्यू पर हम रिडम्पशन कर रहे हैं और जेब में कितने आए थे 98,000। जाएंगे 1,00,000, आए हैं 98,000। फायदा कि नुकसान, नुकसान कितने रुपए का नुकसान हो रहा है 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। 2,000 रुपये का नुकसान 1 साल में या फिर 10 साल में, बिल्कुल 10 साल का नुकसान है ये तो हमारा। तो 1 साल का नुकसान कितना हो गया 200, तो 6,000 का नुकसान तो ये हो गया और 200 का नुकसान ये हो गया, 6200 का नुकसान हो गया। डिवाइडेड बाय किससे करूँगा, जो एवरेज प्राइस है। तो मतलब 1,00,000 रुपये तो हमारी क्या थी रिडम्पशन वैल्यू, और 98,000 हमारी क्या थी, 98,000 थी हमारी इशू प्राइस। डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो कितना होता है 99,000 होता है ना, 6200 डिवाइडेड बाय 99,000। तो हमारा आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर पर ही करना पड़ेगा। 6200 डिवाइडेड बाय 9900 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ रहा है 6.26% आ रहा है। फिर भी यदि आपको लगता है कि हम तो रटकर ही मानेंगे, आपकी बातों का हमें कोई असर नहीं होता, एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, हमें तो आसान तरीके से चलना है। चाहे वो ढलान की तरफ जाए चाहे ऊंचाइयों की तरफ जाए, आसान तरीका करेंगे। क्योंकि बस फॉर्मूला याद करो, रख दो वैल्यू, आंसर आ जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो, तो करना चाहो तो बस फॉर्मूला याद कर लेना, इंटरेस्ट माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन करना, और रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 करना। इस फॉर्मूले को याद कर देना, वैल्यू रख देना, आंसर आपका आ जाएगा। और एक बात मैंने आपको बताई हुई है, कुछ टीचर यहाँ पर भी बेनिफिट दे देते हैं। कहने का मतलब ये जो 2,000 आए थे ना, मतलब 200 रुपये आए थे, इस 200 में से भी 30% को लेस करते हैं। पता नहीं वो क्यों करते हैं, बाकी आप बीकॉम एमकॉम की बुक देखेंगे और CIPCC की बुक देखेंगे, वहाँ पर भी नहीं किया हुआ है। फिर भी उससे आंसर 6.18% आ रहा था। और जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, वैसे तो प्रीवियस ईयर MCQ है, लेकिन एक बुक में से मैंने उठाया था, तो उन्होंने 6.18 आंसर दे रखा था। तो एग्जाम में आप दोनों से करके देख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए कंपनी इशू 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच फॉर एन अमाउंट एग्रीगेटिंग ₹1 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। कहने का मतलब 1,00,000 रुपये की डिबेंचर है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, और ये 1,00,000 भी हमें डिबेंचर ही दे रखे हैं। कहने का मतलब 1,000 डिबेंचर हो गए, 10% प्रीमियम यानी 110 रुपये का एक डिबेंचर इस पर इशू किया है। रिडम्पशन कर रही है 5 साल के बाद में, और टैक्स रेट दे रखी है हमें 30%। ये नहीं बताया कि रिडम्पशन कितनी प्राइस पर करोगे। तो टोटल फेस वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1,00,000 रुपये हो गई। क्वेश्चन ने खुद ने डायरेक्टली ही दे रखी है। इशू प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आंसर आ गया। तो देखो इशू प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, 10% प्रीमियम पर इशू किया है ना, तो 1,10,000 रुपये हमारी इशू प्राइस आ जाएगी। रिडम्पशन वैल्यू कुछ नहीं बोला तो पार हम मानेंगे, तो 1,00,000 रुपये हमारा आ जाएगा। अब बिल्कुल आसान है, इंटरेस्ट हमारे कितना है, देखो 11% दे रखा है, ये बात आप ध्यान रखना। तो 11% के हिसाब से आप करोगे तो कितना आएगा 11,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। टैक्स हमें कितने दे रखा है 35%, तो ये अपन माइनस कर देंगे। दूसरी बात, शेयर होल्डर को हम पैसा कितना वापस करने वाले हैं, शेयर होल्डर को हम पैसा वापस करेंगे 1,00,000। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो पार पर करेंगे ना, 1,00,000 रुपये हमारी रिडम्पशन प्राइस हो गई, और पैसा आया कितना हमारे पास 1,10,000। तो यहाँ पर तो उल्टा हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ 11,000 माइनस 35% कितना होता है। जो ऑफलाइन क्लास होती है उसमें तो मैं बच्चे से ही पूछता हूँ कि कितना होता है 11,000 माइनस 35%। मैं खुद कभी कैलकुलेटर के हाथ ही नहीं लगाता, लेकिन ये ऑनलाइन का फ़ायदा उठा रहे हो यहाँ पर आप। तो 7,150 हो गया ये तो। दूसरी बात देखो, पैसे तो आए हमारे पास 1,10,000, वापस करने 1,00,000। फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है तो कॉस्ट कम आएगी या ज़्यादा आएगी, कमी तो आएगी। तो कहने का मतलब हर बार तो हम जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर 10,000 हमें कम करने पड़ेंगे। और फॉर्मूले के हिसाब से भी देखो तो 10,000 माइनस के आएंगे, और ये भी माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस ही होएंगे ना। फिर से सुन लीजिए, 1,10,000 रुपये हमारे पास आए हैं,
10,000 हमको वापस करने हैं, तो 10,000 का फ़ायदा हो रहा है 1 साल में या फिर 5 साल में। 5 साल में तो 1 साल में फ़ायदा कितने का हो गया, 2,000 रुपये का। तो 7,150 माइनस 2,000, कॉस्ट हमारी 5,150 की आई। ये बात समझ गए ना। बाकी में अपन जोड़ रहे थे, यहाँ पर घटा क्यों रहे हैं, फॉर्मूले के हिसाब से भी देख सकते हो और वैसे भी देख सकते हो। और डिवाइडेड बाय में कितना करूँगा, देखो 1,00,000 रुपये तो हमारी रिडम्पशन वैल्यू है और 1,10,000 हमारी इशू प्राइस है। दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो 1,05,000 होता है। तो 5,150 डिवाइडेड बाय 1,05,000 इंटू 100 ये मुझे करना है। तो कैलकुलेटर पर करेंगे अपन तो 5,150 डिवाइडेड बाय 1,05,000 इंटू 100, आंसर आ रहा है मेरा 4.90। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये बोल रहा है इन द फॉर्मूला आई डिवाइडेड बाई B0। इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप एक कहानी सुनिए। कहानी क्या है, देखो आप लोगों को पता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2AO/C। क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2AO/C। आप मुझे एक बात बताइए, फॉर्मूला मैं 2AO/C नहीं लिखकर मैं तो ये लिख रहा हूँ 2XY/Z ये लिख रहा हूँ, और मैं मीनिंग बता देता हूँ कि x का मतलब ये है, y का मतलब ये है, z का मतलब ये है। तो मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, आप मुझे एक बात बता दीजिए, इससे पता चल जाएगा आपके अंदर कितना दिमाग है। तो देखो बिल्कुल भी गलत नहीं है। यदि मैं 2AO/C नहीं लिखकर 2XY/Z लिख दूँ तो कुछ भी गलत नहीं है। मैं यहाँ पर इवन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट 2 कै खे गे ये भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, बस आपको इन सिंबल का नाम बताना पड़ेगा। अब UGC नेट में एक बार क्वेश्चन आ गया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ए का मतलब क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, एग्जामिनर के अंदर दिमाग नहीं है। ये कोई क्वेश्चन पूछने का मतलब थोड़ी है कि ए का मतलब क्या होता है। ए फॉर जरूरी थोड़ी है हम एप्पल ही पढ़ाएं बच्चे को, ए फॉर अनुपम खेर भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए, लेकिन UGC नेट वाले पूछते हैं, खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। ऐसे ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि KD का फॉर्मूला I/B0 होता है। अब अपन को पता है B0 नहीं होता, काम में लेना है तो D0 लो, कुछ भी लो, मतलब नीचे कुछ भी लिखो, अपन को मतलब तो पता ही है ना। ऊपर तो इंटरेस्ट आएगा और नीचे हमारा नेट प्रोसीड आएगा, ये हमें पता है। अब ये बोल रहे हैं कि B0 का यहाँ पर मतलब क्या होता है, क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है। तो ये तो बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी खुद ही बना रहा है I डिवाइडेड बाई B0, और उसके बाद में B0 का मतलब पूछ रहा है। मतलब पहली बात तो उसने A फॉर अनुपम खेर पढ़ा रखा है बच्चे को, A फॉर एप्पल पढ़ाया नहीं, और उसके बाद पूछ रहा है A फॉर क्या होता है ये हमें बताओ। लेकिन हमें तो पता है कि नीचे क्या आएगा, नेट प्रोसीड आएगी। तो पहला पॉइंट बोल रहे हैं नेट कैश इनफ्लो एट द टाइम ऑफ इशू, मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, प्रोबेबल नेट कैश इनफ्लो टू डिबेंचर होल्डर। देखो डी वाला नहीं आएगा, डी वाला क्यों नहीं आएगा, ये बोल रहा है डिबेंचर होल्डर जब अपने डिबेंचर बेचेगा ना तब उसको कितने रुपए मिले, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। फेस वैल्यू कभी भी आती नहीं है, या तो ये वाला आ सकता है या ये वाला आ सकता है, डिपेंड करता है पुराने डिबेंचर है कि न्यू डिबेंचर है। तो जनरली आप क्या काम में लेते हो, जनरली तो यही आएगा डिबेंचर के केस में, मार्केट प्राइस होती नहीं है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्जामिनर खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है। तो स्टूडेंट देखो ये हमारा चैप्टर था, और कॉस्ट ऑफ डेप्ट को हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की, फिर मैं आपको शॉर्ट में एक बार रिवाइज कराऊंगा। तो देखो स्टूडेंट मैं आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं पढ़ाने वाला हूँ। क्यों नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे हम KD कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर इरिडीमेबल तो होते नहीं है। मैंने आपको बताया कि सेक्शन 55 कहता है मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड 20 साल और एक्सेप्शन में 30 साल। 30 साल की मैंने 2 कंडीशन बताई थी, याद हो तो बता दो क्या क्या बताई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और 21वीं साल से हम ऑप्शन देते हैं कि भैया पैसा चाहिए तो 10% वापस ले लो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में इरिडीमेबल दे सकता है। तो बस वैसे ही निकालना है जैसे हम निकालते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं देना है, टैक्स का बेनिफिट नहीं देना है। तो कैसे निकालोगे, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर
का डिविडेंड है, उसमें से कुछ माइनस करोगे क्या? नहीं करोगे, और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? नेट प्रोसीड इंटू 100। ये तो आ जाएगा इरिडीमेबल वाले के केस में, और रिडीमेबल है, जनरली तो रिडीमेबल ही रहेंगे। तो डिविडेंड के अंदर आप क्या जोड़ोगे? जो उनकी रिडीम्पशन प्राइस है माइनस जो उनकी इशू प्राइस है, उसको हमें लाइफ से डिवाइड हम करते ही थे, और नीचे वही आरवी प्लस एनपी बोलो या आईपी बोलो, एक ही तो बात है, डिवाइडेड बाय 2 ऐसे आ जाएगा। बस वो टैक्स वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी इशू 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब इसको कौन बताए कि रिडीमेबल होते ही नहीं है? आप बोलोगे कि सर कंपनीज एक्ट 1956 में होते होंगे, अब नहीं होते होंगे। कंपनीज एक्ट 1956 में भी नहीं होते थे और अब भी नहीं होते, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देता है फेस वैल्यू पर शेयर इज 100 बट द इशू प्राइस इज 95, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर? तो देखो फेस वैल्यू हमें दे दिया है 100, इशू प्राइस हमें दे दिया है 95, फ्लोटेशन कॉस्ट हमें दी नहीं है, किसी क्वेश्चन में नहीं दी, और जो डिविडेंड की रेट है यहाँ पर, तो डिविडेंड रहेगा ना, वो 10% हो जाएगा। तो डिविडेंड कितना हो गया हमारा? 10 रुपये हो गया। और नीचे हम क्या ले लेंगे? 95 इंटू हम 100 कर देंगे, तो कैलकुलेटर पर हम कर सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, आंसर आ रहा है 10.52, तो 10.53 हो जाएगा आंसर, 10.526 आ रहा था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स की बात कर रहा है, इशूड एट डिस्काउंट एंड टू बी रिडीम एट पार। इशू तो किए हैं हमने डिस्काउंट पर और रिडीम करेंगे पार पर, तो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या आएगी, ये हमसे जानना चाहता है। अप्रोक्सीमेटली हमसे क्वेश्चन जानना चाहता है। यदि आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो बिल्कुल इजीली कर पाओगे। पहले ऑप्शन में बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे में बोल रहा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, तीसरे में बोल रहा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस पार वैल्यू माइनस इशू प्राइस। देखो बात किसकी हो रही है? रिडीमेबल की हो रही है कि रिडीमेबल की हो रही है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट में हमें ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर वो डिवाइड तो किया ही नहीं, तभी तो ये अप्रोक्सीमेटली है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट आज हमें बस इतना ही पढ़ना था। हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कंप्लीट कर लिया है। कल हम इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में, और तीसरे पार्ट में हम WACC को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ एक बार। देखो जब इरिडीमेबल डिबेंचर्स है तो KD को कैलकुलेट करना क्या होगा, जिन लोगों को याद करना है वो अब याद कर सकते हैं। इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस कर दो और डिवाइड कर दो नेट प्रोसीड से, और नेट प्रोसीड कैसे आती है? हमें लेनी है इशू प्राइस, और यदि दे रखी हो तो फ्लोटेशन कॉस्ट हटा दो। लेकिन कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पर नेट प्रोसीड काम में नहीं लेकर हमें मार्केट प्राइस काम में लेनी है, वो कब? जब क्वेश्चन ने हमें दे दिया हो। और रिडीमेबल वाले में इंटरेस्ट माइनस टैक्स हमें करना ही है, और इसके अंदर एक बात और भी जोड़ देनी है, रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस, और इन दोनों को डिवाइड करना है n से, और रिडम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से हमें निकालना है। मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना ही है, और MPS दे रखी हो तो नेट प्रोसीड की जगह MPS हमें काम में ले लेना है। एक खास बात मैंने आपको बताई थी डेब्ट वाले केस में, कि ये वाला जो पॉइंट है इसका हमें टैक्स बेनिफिट नहीं देना है, लेकिन आंसर नहीं आए तो देख लेना। और यहाँ पर भी हमें सेम ही काम करना है, बस वो टैक्स वाला बेनिफिट मत देना, बस यही हमारा है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे बता सकते हैं। आपको ये समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि सर बहुत ज़्यादा डिटेल में करवा रहे हो आप। बाकी जो भी समस्या आप बता सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।